क्या एक ऐसा देश जहां 85% पॉपुलेशन इलिटरेट हो, वहां डेमोक्रेसी सरवाइव कर सकती है? 1947 के बाद पूरी दुनिया मानती थी कि इंडिया का डेमोक्रेटिक एक्सपेरिमेंट फेल होने वाला है। हिस्ट्री ने प्रूव किया कि वो सब गलत थे, लेकिन कैसे? वेलकम टू एनीथिंग सिंप्लीफायर। आज हम डीप डाइव करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस में और समझेंगे कि कैसे इंडिया में डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हुई और कैसे एक ही पार्टी ने पूरे सिस्टम को डोमिनेट किया। आज़ादी मिलने के बाद लीडर्स के पास दो रास्ते थे, या तो पावर अपने पास रखें जैसा चाइना या रशिया में हुआ, या फिर एक खतरनाक रिस्क ले, डेमोक्रेसी का। हमारे लीडर्स ने मुश्किल रास्ता चुना, लेकिन चैलेंज सिर्फ इंटेंशन का नहीं, इम्प्लीमेंटेशन का था। सोचिए, उस वक्त इंडिया का साइज और वोटर्स की गिनती इतनी बड़ी थी कि पहला जनरल इलेक्शन करवाना दुनिया का सबसे बड़ा गैम्बल माना गया। इलेक्शन कमीशन बनाया गया और सुकुमार सेन इंडिया के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, लेकिन उनके सामने जो टास्क था वो इम्पॉसिबल लग रहा था। देश में 17 करोड़ वोटर्स थे, जिनमें से सिर्फ 15% लोग पढ़ना लिखना जानते थे। इसलिए इलेक्शन कमीशन को एक यूनिक मेथड निकालना पड़ा। हर कैंडिडेट के लिए अलग सिंबल और बैलेट बॉक्स यूज करना, ताकि अनपढ़ लोग भी वोट दे सके। इस इलेक्शन को सक्सेसफुली कंडक्ट करवाने के लिए 3 लाख ऑफिसर्स और पोलिंग स्टाफ को ट्रेन किया गया। एक मैगजीन ने तो यहां तक लिख दिया कि जवाहरलाल नेहरू अपने जिंदा रहते ही देख लेंगे कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया है। लेकिन जब 1952 में रिजल्ट आया तो दुनिया हैरान रह गई। इंडिया का फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ और ये ग्लोबली सक्सेसफुल रहा, लेकिन रिजल्ट्स ने एक नई तस्वीर साफ कर दी। कांग्रेस पार्टी की हैवी डोमिनेंस। लोकसभा की 489 सीट्स में से कांग्रेस ने 364 सीट्स जीती। कंपटीशन दूर दूर तक नहीं था। सेकंड नंबर पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई थी, जिसे सिर्फ 16 सीट्स मिली। ये डोमिनेंस सिर्फ पहले इलेक्शन तक सीमित नहीं रहा। 1957 के सेकेंड इलेक्शन और 1962 के थर्ड इलेक्शन में भी कांग्रेस ने सेम पोजीशन मेंटेन की, लगभग 75% सीट्स पर कब्जा। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल ट्विस्ट है जो आपको समझना चाहिए। कांग्रेस को सीट्स तो 74% मिली थीं, लेकिन वोट्स उन्हें कभी भी 50% से ज्यादा नहीं मिले। एग्जाम्पल के लिए 1952 में कांग्रेस को सिर्फ 45% वोट्स मिले थे। इसका मतलब था कि बाकी 55% लोग कांग्रेस के खिलाफ थे। फिर भी कांग्रेस जीती क्यों? इसका जवाब है हमारा इलेक्टोरल सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। नॉन कांग्रेस वोट्स अलग अलग पार्टीज में बट गए और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ही क्यों? दुनिया के दूसरे देशों में भी वन पार्टी डोमिनेंस देखा गया है, जैसे चाइना, क्यूबा या मेक्सिको में। लेकिन इंडिया का केस उन सबसे अलग और यूनिक था। चाइना या रशिया में एक पार्टी का राज कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा फोर्स किया गया, लेकिन इंडिया में कांग्रेस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू जीत रही थी। इसके पीछे 2 मेन रीजंस थे। पहला, लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। कांग्रेस सिर्फ एक पार्टी नहीं, बल्कि आजादी की लड़ाई का सिंबल थी। नेहरू जी का करिश्मा लोगों को अट्रैक्ट करता था। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन, कांग्रेस का नेचर एज अ रेनबो कोएलिशन। कांग्रेस एक अम्ब्रेला की तरह थी, जिसमें अमीर, गरीब, कंजर्वेटिव, रैडिकल, रूरल, अर्बन सभी तरह के ग्रुप्स शामिल थे। अगर कोई ग्रुप नाराज होता तो वो पार्टी छोड़ने के बजाय पार्टी के अंदर ही रहकर लड़ता था। इससे कांग्रेस के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी बनी रहती थी और ऑपोजिशन की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स इसलिए इस फेज को द कांग्रेस सिस्टम कहते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि इंडिया में ऑपोजिशन पार्टीज थी ही नहीं? बिल्कुल थीं, और वो काफी वाइब्रेंट थीं। हालांकि उन्हें सीट्स कम मिलती थीं, लेकिन वो कांग्रेस की पॉलिसीज को प्रिंसिपल के बेसिस पर क्रिटिसाइज करती थीं। इन ऑपोजिशन पार्टीज का रोल डेमोक्रेसी को जिंदा रखने में क्रूशियल था। आइए उन मेजर पार्टीज को देखते हैं जो आज की पॉलिटिक्स की नींव है। सबसे पहले सोशलिस्ट पार्टी। ये लोग कांग्रेस के अंदर ही थे, लेकिन 1948 में अलग हो गए क्योंकि कांग्रेस ने डुअल मेंबरशिप अलाउ नहीं की। इनके लीडर्स थे जयप्रकाश नारायण यानी जेपी और राम मनोहर लोहिया। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म में मानते थे और कांग्रेस को कैपिटलिस्ट्स का फेवर करने के लिए क्रिटिसाइज करते थे। दूसरी मेजर फोर्स थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई। 1920 से एक्टिव ये ग्रुप 1941 के बाद पॉलिटिक्स में आया। इनका बेस आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और केरला में स्ट्रांग था। दरअसल 1957 में केरला में सीपीआई ने हिस्ट्री क्रिएट की।
दुनिया में पहली बार कोई कम्युनिस्ट पार्टी डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के थ्रू पावर में आई थी। इससे कांग्रेस इतनी घबरा गई कि उन्होंने आर्टिकल 356 का मिसयूज करके केरला की सरकार गिरा दी, जो फ्यूचर के कॉन्फ्लिक्ट्स का पहला संकेत था। तीसरी पार्टी थी भारतीय जनसंघ। ये 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाई थी। आज की बीजेपी की रूट्स इसी पार्टी में है। इनकी आइडियोलॉजी बाकियों से अलग थी। वन कंट्री, वन कल्चर, वन नेशन। ये हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने और पाकिस्तान को इंडिया में वापस मिलाकर अखंड भारत बनाने के पक्ष में थे। और चौथी पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, जिसे सी राजगोपालाचारी जैसे सीनियर लीडर्स ने 1959 में बनाया। ये पार्टी इकोनॉमी में गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के खिलाफ थी। वो चाहते थे कि प्राइवेट सेक्टर को आज़ादी मिले और इंडिया यूएस के साथ फ्रेंडली रिलेशंस रखे। तो इस दौर में कांग्रेस भले ही इलेक्शन जीत रही थी, लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज लीडर्स को ग्रूम कर रही थीं, जो आगे चलकर देश चलाने वाले थे। शुरुआत के 15-20 साल तक कांग्रेस ने इंडिया की पॉलिटिक्स को पूरी तरह से शेप किया, लेकिन धीरे धीरे नए चैलेंजेस और नए लीडर्स के आने से ये कांग्रेस सिस्टम कमजोर पड़ने लगा, जिसकी चर्चा हम अगले चैप्टर्स में करेंगे। समझने वाली बात यह है कि इंडिया की यूनिटी और डेमोक्रेसी का सर्वाइव करना कोई मिरेकल नहीं था, बल्कि ये एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रोसेस का रिजल्ट था। ये थी कहानी एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस की, जिसने मॉडर्न इंडिया की पॉलिटिकल फाउंडेशन रखी। अगर आपको ये डीप डाइव एनालिसिस इंफॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगला चैप्टर मिस ना करें।